फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विशाखापट्टनम में हुदहुद तूफान अपनी तबाही के निशान छोड़ गया है। तूफान के दौरान एक 6 मंजिला मल्टीलेवल कार पार्किंग से कार गिरने का वीडियो सामने आया है। 6 मंजिला मल्टी लेवल कार पार्किंग से कार गिरने का ये वीडियो 12 अक्टूबर को आए तूफान का है। हुदहुद से आंध्र ओडिशा में करोड़ों का नुकसान हुआ था। गिरने का वीडियो सामने आया है। 6 मंजिला मल्टी लेवल कार पार्किंग से कार गिरने का ये वीडियो 12 अक्टूबर को आए तूफान का है। हुदहुद से आंध्र ओडिशा में करोड़ों का नुकसान हुआ था। देहरादून में बीती रात नशे में धुत एक महिला ने खूब हंगामा किया। इस दौरान महिला ने पुलिसकर्मियों के साथ जोरदार बहस भी की। महिला पार्टी के बाद घर जा रही थी, तभी बैलेंस बिगड़ने पर उनकी गाड़ी पोल से टकरा गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला ने ड्रामा शुरू कर दिया। दिल्ली के संकल्प आनंद सुसाइड केस में 38 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। संकल्प के पिता संतोष आनंद ने मथुरा के कोसीकला थाने में एफआईआर दर्ज कराई। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उनमें संकल्प के कई विभागीय अफसरों के नाम शामिल हैं। इन लोगों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ है। संकल्प आनंद को खुदकुशी के लिए उकसाने का जिन लोगों पर आरोप है उनमें डीआईजी संदीप मित्तल, होमगार्ड कमलेंद्र प्रसाद और बीएन चतुराज के नाम भी शामिल हैं। परिवार का कहना है कि 250 करोड़ के फंड में धोखाधड़ी करने के लिए संकल्प पर सीनियर दबाव डाल रहे थे। इसका जिक्र संकल्प ने सुसाइड नोट में भी किया है। संकल्प के पिता संतोष आनंद और बहन शैली आनंद ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। शैली ने कहा कि संकल्प को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। संकल्प आनंद की 4 साल की बच्ची अस्पताल से घर आ गई है। अभी भी बच्ची के हाथ में चोट है, जिसका इलाज चल रहा है। संकल्प आनंद ने दिल्ली से मथुरा जाकर मथुरा के कोसीकला में पत्नी के साथ ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली थी। दोनों की मौके पर मौत हो गई, जबकि बेटी को चोटें आई थी। दिल्ली के कंझावाला में 12वीं क्लास की छात्रा को किडनैप करने की कोशिश हुई है। लड़की से घर ट्यूशन पढ़ने निकली थी, तभी 2 लड़कों ने जबरन उसे गाड़ी में खींच लिया। घर वालों को जब इस बात की खबर लगी, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इलाके में बैरिकेडिंग कर सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की गाड़ी रोकनी चाहिए, लेकिन वो तेजी से भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया और बदमाशों की गाड़ी के टायर में गोली मार दी। टायर में गोली लगने के बाद गाड़ी रुक गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा और लड़की को इनके कब्जे से छुड़ा लिया। दिल्ली के मुनेरका में मिजोरम की लड़की की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। हत्या के आरोपी वीरेंद्र के दोस्त दिनेश ने लड़की को बताया कि लड़की ने खुदकुशी की है। वीरेंद्र के मुताबिक जूलियट बेरोजगार होने के चलते डिप्रेशन में थी। वीरेंद्र ने बताया कि जूलियट पहले भी खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी। मुनेरका में गुरुवार रात जूलियट का खून से सना शव उसके घर में मिला था, जिसके बाद पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने गुड़गांव में पुलिस और छात्रों के साथ बैठक की और हालात पर चर्चा की। रिजिजू ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर दिल्ली एनसीआर में हो रहे हमलों पर सरकार गंभीर है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की बात कही। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता थोड़ी ही देर में बेंगलुरु सेंट्रल जेल से रिहा होने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट से कल ही जयललिता को 2 महीने की सशर्त जमानत मिली है। जयललिता को जेल से रिसीव करने के लिए तमिलनाडु के सीएम पन्नीरसेल्वम बेंगलुरु जेल पहुंचे। जयललिता के इस्तीफे के बाद पन्नीरसेल्वम सीएम बने थे। जयललिता के लिए उनकी खास कुर्सी भी बेंगलुरु पहुंच गई है। कार में उनकी खास कुर्सी उनके समर्थक बेंगलुरु लेकर पहुंच गए। जयललिता की जेल से रिहाई को देखते हुए बेंगलुरु सेंट्रल जेल के बाहर सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। जयललिता के इंतजार में चेन्नई एयरपोर्ट में सुबह से उनके समर्थक जुटे हुए हैं। इन्हें जयललिता की जेल से छूटकर आने का बेसब्री से इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को जमानत देते वक्त ये शर्त रखी है कि वो अपने समर्थकों से राज्य में हिंसा न करने की अपील करेंगी। हिंसा होने पर जमानत रद्द हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को मिली सजा पर 2 महीने तक रोक भी लगा दी है। निचली अदालत के सभी दस्तावेज अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके 18 दिसंबर तक हाईकोर्ट में जमा करने हैं। सीमा पार से पाकिस्तान की नापाक हरकत थमने का नाम नहीं ले रही। एलओसी पर पुंछ के हमीरपुर सेक्टर में बीती रात पाकिस्तान ने जबरदस्त फायरिंग की।
पाकिस्तान ने हमीरपुर में रात 8:30 बजे से 9:20 तक गोलीबारी की, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। श्रीनगर के जामिया मस्जिद इलाके में एक बार फिर इराक के आतंकी संगठन आईसिस के झंडे लहराए गए। देखिए कैसे दो शख्स मुंह ढककर सड़क पर झंडा लहरा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने झंडा लेकर घूमने वाले लोगों की तलाश तेज कर दी है। इससे पहले बकरीद के दिन भी आईसिस के झंडे लहराए गए थे। कालाधन रखने वालों का नाम सार्वजनिक नहीं करने के केंद्र के स्टैंड पर कांग्रेस ने हमला बोला है। अजय माकन ने कहा कि सत्ता में आते ही बीजेपी के बोल बदल गए हैं। हालांकि कालाधन रखने वालों का नाम नहीं बताने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने जो करार किए हैं उसकी वजह से हाथ बंधे हुए हैं। जेटली ने कहा है कि 95 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जर्मनी से करार किया था कि सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की जाएंगी, इसी के चलते नाम जाहिर नहीं कर पा रहे। कांग्रेस को सरकार की ये सफाई पच नहीं रही है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि जब यही तर्क यूपीए सरकार देती थी तो बीजेपी बवाल क्यों मचाती थी। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कालेधन पर झूठा आश्वासन देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त करने के लिए सीटों की संख्या 10% होना जरूरी नहीं। एक आरटीआई के जवाब में लोकसभा सचिवालय ने ये जानकारी दी। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने लोकसभा सचिवालय से सवाल किया था और नेता विपक्ष के चयन को लेकर जानकारी मांगी थी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के नेता विपक्ष का दर्जा दिए जाने की मांग को खारिज कर दिया था। इस फैसले के महीनों बाद आरटीआई से ये जवाब आया है। महाराष्ट्र और हरियाणा में कल विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव को पीएम नरेंद्र मोदी के लिए इम्तिहान माना जा रहा है। मोदी ने दोनों राज्यों में कई रैलियां की थी। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र और हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव हुए थे। हरियाणा में रिकॉर्ड 73% तो महाराष्ट्र में 62% वोटिंग हुई थी। इंडिया न्यूज एक्सेस सर्वे में एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन रही है। बीजेपी 103 सीटों पर बड़ी पार्टी जरूर बनती दिख रही है। एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में बीजेपी को 103 तो शिवसेना को 88 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को 45, एनसीपी को 35, एमएनएस को 3 तो अन्य को 14 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में बीजेपी को 2009 के मुकाबले 57 सीटों का फायदा हो रहा है। शिवसेना को 44 सीटें ज्यादा मिल रही हैं तो कांग्रेस को 37 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। हर एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में बीजेपी का डंका बज रहा है। आज तक के एग्जिट पोल में बीजेपी को 288 में से 124 तो एबीपी के एग्जिट पोल में 127 सीटें हासिल हो रही हैं। न्यूज 24 के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में बीजेपी को 151 सीटें यानी बहुमत मिल रहा है तो टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में बीजेपी को 129 सीटें मिलने का अनुमान है। 2009 की बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को 82, एनसीपी को 62, बीजेपी को 46, शिवसेना को 45 और एमएनएस को 13 सीटें मिली थी। अन्य के खाते में 40 सीटें गई थी। 2009 में हरियाणा में कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी, जबकि आईएनएलडी को 31, एचजेसी को 6, बीजेपी को 4 सीटें हासिल हुई थी, अन्य को 9 सीटें मिली थी। कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है जिसमें महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव नतीजे पर चर्चा होगी। पार्टी को दोनों ही राज्यों में बहुमत का भरोसा है। बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा ने कहा है कि नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र हरियाणा में पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने महाराष्ट्र में बहुमत मिलने पर सीएम पद के लिए दावेदारी पेश की है। पंकजा मुंडे ने कहा है कि उनके समर्थक चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बने और उनका नाम आया तो वो खुद को सम्मानित महसूस करेंगी। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि उन्होंने मुहावरे के रूप में बात कही थी जिसे गलत समझा गया। दरअसल कल एक कार्यक्रम में मांझी ने कहा था कि जो डॉक्टर गरीबों की जान से खिलवाड़ करेगा वो उसका हाथ काट डालेंगे। दिल्ली कैंट इलाके में हो रही सीलिंग के विरोध में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन भी सौंपा। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ते हुए जेजे अस्पताल और बाइकुला मार्केट में झाड़ू लगाई। कोलकाता एयरपोर्ट पर सभी रडार फेल होने से हड़कंप मच गया। टेक्निकल वजह से रडार फेल हो गया, हालांकि विमानों की आवाजाही जारी रही। रडार फेल होने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही मैनुअल सिस्टम से की जा रही है। कोलकाता एयरपोर्ट में पहले भी रडार फेल हो चुके हैं। तकनीकी खराबी के चलते पुणे में एयर इंडिया के सैकड़ों यात्री 24 घंटे से ज्यादा समय तक फंसे रहे। बाद में इन्हें दूसरे विमान से भेजा गया।
इंडिया न्यूज ने सबसे पहले यात्रियों की परेशानी की तस्वीरें दिखाई थी। इन्हें काफी देर तक प्लेन में बिठाकर रखा गया था। ज्योति नगर इलाके में एसबीआई के एटीएम में आग लग गई। एटीएम के अंदर 2 कैश मशीन रखी थी जो देखते ही देखते खाक हो गई। आग में लाखों का कैश भी जल गया। सबसे पहले एटीएम के गार्ड ने एटीएम मशीन से धुआं उठता देखा। उसने तुरंत दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की। इसी दौरान पानी खत्म हो गया, जिसकी वजह से बाल्टी से आग बुझानी पड़ी। कानपुर में एक अस्पताल के गर्ल्स हॉस्टल में आग लगने से हड़कंप मच गया। लपटें बढ़ती देख हॉस्टल से लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली के ज्योति नगर में तेज रफ्तार कार ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। बेकाबू कार ने पहले एक रिक्शा और टेम्पो को टक्कर मारी, फिर बस स्टैंड पर खड़े बुजुर्ग को कुचल दिया। हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। दोनों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में एक ज्वेलरी शॉप में शातिर महिला चोरों ने लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। आरोपी महिलाओं ने शर्ट, पैंट और टोपी पहन रखी थी। चोरी के वक्त एक महिला ने दुकानदार को बातों में उलझा रखा, जबकि दूसरी महिला ने मौका देखते ही कीमती ज्वेलरी उठा ली। ज्वेलरी उठाने के बाद उसने दूसरी महिला को उसे थमा दिया। महिला ने गहने को अपने कपड़े में छिपा लिया और चुपके से दोनों चलती बनी। यूपी के इटावा में एक लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी। यूपी के फतेहपुर में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की के मुताबिक 4 युवकों ने उसे 3 दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया। अहमदाबाद में 12वीं क्लास की एक छात्रा ने प्यार में धोखा खाने पर सुसाइड कर लिया। बॉयफ्रेंड की हरकत से आहत लड़की ने साबरमती नदी में कूदकर जान दे दी। गुजरात के साबरकांठा में एक स्कूल टीचर पर छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। यूपी के बिजनौर में एक गैंगरेप पीड़िता को ही पुलिस ने जेल भेज दिया। दरअसल महिला के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया था, जिसके बाद महिला पुलिस के पास इंसाफ मांगने गई थी। महिला के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया था, जिसके बाद महिला पुलिस के पास इंसाफ मांगने गई थी। जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो महिला डीएम दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गई, जिसके बाद पुलिस ने महिला को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कानपुर में एक महिला ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली, लेकिन महिला के भाई ने आरोप लगाया कि महिला ने खुदकुशी नहीं बल्कि उसके पति ने उसकी हत्या कर दी है। दिल्ली के गोकुलपुरी में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने दुकान में घुसकर 2 फायरिंग की। ग्रेटर नोएडा में एक ट्रेनी आईपीएस अधिकारी पर अपने जूनियर पुलिस वाले को पीटने का आरोप लगाया। पिटाई की वजह से पीड़ित की आंख में चोट के निशान हैं। इलाहाबाद में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। छात्रों ने एक दूसरे पर फायरिंग भी की। छात्रों ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। कॉलेज प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में खाद्य विभाग ने 300 किलो नकली मावा बरामद किया है। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को पकड़ा। इनके पास से 50 लाख का गांजा बरामद हुआ है।